Okay, write down heading Hooke's law. Hooke's law. According to Hooke's law, according to Hooke's law, spring force is directly proportional to spring force is directly proportional to the negative of displacement is directly proportional to the negative of the displacement. देखो सबसे पहले बोला गया लेट अस सपोज दिस इज द ब्लॉक एंड दिस इज द स्प्रिंग. ये कोई स्प्रिंग है और जब इसको मैं फोर्स अप्लाई करता हूं, इसे फोर्स अप्लाई करता हूं तो इस स्प्रिंग में क्या होगा, एलोंगेशन. इस स्प्रिंग में एलोंगेशन हो सकता है या इस स्प्रिंग में कंप्रेशन हो सकता है. ठीक है, स्प्रिंग आपने देखा ही होगा, आप पेन यूज करते हो तो पेन में भी स्प्रिंग होती है, सारे पेन में नहीं होती है लेकिन कुछ स्पेशल टाइप के पेन में स्प्रिंग होती है ना. तो स्प्रिंग बेसिकली जब हम स्प्रिंग को खींचते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज द स्प्रिंग, व्हेन वी स्टार्ट टू elongate द स्प्रिंग व्हाट विल हैपन, स्टार्टिंग में बहुत कम फोर्स लगता है, जैसे जैसे उसकी स्प्रिंग की लेंथ को हम इंक्रीज करते हैं, मींस स्प्रिंग को एलोंगेट करते हैं, वैसे वैसे क्या होता है, उसकी जो फोर्स जो उस पर लग रहा होता है वो इंक्रीज करता है. एज द elongation is increasing, also force is also increasing. मींस जितना ज्यादा हमको elongate करना है उतना ज्यादा हमको फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा. क्या होता है कि जब हम स्प्रिंग को elongate करते हैं और छोड़ देते हैं तो स्प्रिंग अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज में चली जाती है. मतलब क्या हुआ कि स्प्रिंग एक इंटरनल फोर्स अप्लाई कर रही है जो अपने साइज को रिगेन कर, अपने साइज को वापस अपने ओरिजिनल साइज पे लेके आती है. जैसे हम खींचते हैं तो स्प्रिंग वापस अंदर की तरफ एक अपोजिट फोर्स लगाता है जिसको हम रीस्टोरिंग फोर्स या उसको हम स्प्रिंग फोर्स कहते हैं. ठीक है, जब स्प्रिंग को खींचते हैं, elongate करते हैं तो स्प्रिंग अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाती है जो अपने साइज को रिस्टोर करना चाहती है, और वो जो फोर्स जिस फोर्स से उस अपने आप को रिस्टोर करती है दैट फोर्स इज कॉल्ड स्प्रिंग फोर्स. ठीक है, जब इस स्प्रिंग को elongate किया गया, देख लेना दिस इज द लाइन, जब इसको elongate किया गया, जब इसको elongate किया गया, लेट अस सपोज द elongation इज x, जब इसको खींचा गया तो applied force is in this direction and spring force Fs is in opposite direction. This spring wants to restore itself, restore its size. Okay, तो opposite force जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं spring force. हम जानते हैं कि जैसे ही इसको हम elongate करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट इज इन दिस डायरेक्शन, मींस द डिस्प्लेसमेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ applied force, this applied force, and applied force and spring force both are equal. Applied force and spring force both are equal because the mass is in stationary state. That means the net force on the body, the net force on the block is zero. That means applied force and spring force both are same.
but in opposite direction. ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, स्प्रिंग फोर्स अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ directly proportional to the negative of the displacement, or applied force is directly proportional to displacement ना, या नेगेटिव है, दोनों x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. बट यहाँ पे अगर स्प्रिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट देखिए, डिस्प्लेसमेंट इज इन दिस डायरेक्शन एंड स्प्रिंग फोर्स इज इन दिस डायरेक्शन, means both are in opposite direction. That means spring force is directly proportional to the negative of the displacement, and applied force, applied force is in the direction of displacement. That means applied force is directly proportional to the displacement only. Okay, you can draw the figure and you can write this equation. Do fast. डन. ओके, यहाँ पे देखो कि एक चीज आप सेम यहाँ पे ये एलोंगेशन के लिए तो कंप्रेशन के लिए भी होगा. इफ दिस स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड it will look like that. Okay, and same displacement it is compressed. Okay, now here applied force is in this direction because the spring is compressed. Applied force is in this direction, and when we are compressing this spring tends to elongate itself to regain its size. अपने साइज को रिगेन करने के लिए स्प्रिंग क्या करती है, अपने साइज को रिस्टोर करने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाती है, अप्लाइड फोर्स के अपोजिट. मींस द स्प्रिंग फोर्स इज इन दिस डायरेक्शन, Fs. Spring force is in this direction. Again, the displacement and force, applied force and displacement both are in the same direction, but spring force and displacement both are in opposite direction. देख लेना यहाँ पे अप्लाई फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में है, और स्प्रिंग फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट है दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है ना. यानी हमने जो फार्मूला लिखा हुआ है ये वाला फार्मूला, ये दोनों एलोंगेशन और कंप्रेशन दोनों के लिए वैलिड है ना. हमने ये जो फार्मूला लिखा हुआ है it is valid for both elongation and compression. Okay, this formula is valid for both elongation and compression. Okay, here you can write Fs is equals to minus Kx, or F is equal to Kx. Here K is equal to K is what? K is the spring constant. K is a spring constant, and unit of K is, बताओ तुम लोग बताओ, what should be the unit of K? Spring constant. What should be the unit of spring constant?
Tell me what should be the unit of स्प्रिंग कांस्टेंट, न्यूटन पर मीटर. वेरी गुड. यहाँ पे देखो ना, मैं बार बार कहता हूँ कि अगर आपको किसी भी क्वांटिटी की यूनिट फाइंड करनी हो, डायमेंशन फाइंड करनी हो, तो सिंपल आप उस फॉर्मूले पे जाओगे जिस फॉर्मूले के बारे में आपसे पूछा. तो यहाँ पे आपका सीधा सीधा दिया हुआ है, के का पूछा हुआ है, तो के से रिलेटेड फॉर्मूले पे जाएंगे, ये वाला या ये वाला, है ना. के इज इक्वल टू एफ बाई एक्स, के इज इक्वल टू एफ बाई एक्स. एफ इज व्हाट, न्यूटन, अपॉन एक्स इज व्हाट, दैट इज मीटर. न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर. बहुत सिंपल है. Also you can calculate the dimension. Also you can calculate the dimension. Okay. Here no need to calculate. You can calculate dimension at your home. Hmm. Then, okay. Write down heading potential energy of a spring. Potential energy of a spring. Potential energy of the spring. Write down work done on the spring, work done on the spring by the external force, by the external force, work done on the spring by the external force will be the potential energy of the spring, will be the potential energy of the spring. देखो, हम इस पे फोर्स भी अप्लाई कर रहे हैं ना, और इसमें डिस्प्लेसमेंट भी होगा, मीन्स वर्क डन भी होगा. तो वर्क डन ही हमारा क्या होगा, ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग हो जाएगी. एंड यू नो वेरी वेल, force multiplied by displacement, applied force. And you know very well, F is what? It is kx dx product. Integration in place of F, you can write kx, where k is the spring constant and k is constant. That's why it can be taken out of the integral, and it will be like that. K integration x dx, you know very well, it is x square upon 2. Okay, it will be like half kx square. Means potential energy is stored in the spring, that will be half kx square, where k is the spring constant and x is the displacement of the spring, or elongation or compression, दोनों में से कोई in the spring. Elongation या compression दोनों बात से. इस फार्मूले के अकॉर्डिंग सेम है, वैसे एलोंगेशन अलग चीज है और कंप्रेशन अलग चीज है, लेकिन इस फॉर्मूले में फार्मूला या कंप्रेशन करें या एलोंगेशन करें, वही एक्स यहाँ पे यूज होगा टू कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम.
Done. Okay, write down next. Write down the question. The potential energy of a spring. The potential energy of a spring when stretched. When stretched, the potential energy of a spring when stretched. स्ट्रेच का मतलब होता है खींचना. when stretched, जब उसको खींचा गया. when stretched through a distance x, through a distance x is 10 joule. यानी x खींचा गया तो इसमें कितना आया? 10 जूल आया. ओके. What is the amount of work done? What is the amount of work done on the same spring, on the same spring to stretch it, on the same spring to stretch it through an additional distance x, through an additional, through an additional distance x. देखो बोल रहा है कि हाँ, अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, हाफ के एक्स स्क्वायर है. पहली बार में कितना दिया हुआ है? 10 जूल. एक्स था तो 10 जूल. बाद में कहा है कि हाफ के 2x स्क्वायर, है ना. तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं इसको? हाफ के एक्स स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर. मतलब क्या हुआ? हाफ के एक्स स्क्वायर दिया हुआ पहले से कितना? 10. 10 मल्टीप्लाई बाई 4 दैट इज 40. यानी पोटेंशियल एनर्जी में कितना इंक्रीमेंट हुआ? 40 माइनस 10. जितना पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीमेंट हुआ वही वर्क डन होगा, है ना. तो यहाँ पे लिखेंगे वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी 40 minus 10 that is 30 joule. That is the answer. This is medical question. AFMC. AFMC का ये मेडिकल का क्वेश्चन है. Done. Okay. पहले तो 30 जूल था, तो बाद में उसका 40 हो गया. इसका मतलब कि 30 जूल उसका वर्क और क्या है. राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन. A 16 kg block is moving. A 16 kg block moving on a frictionless
horizontal surface moving on a frictionless horizontal surface with a velocity of 5 meter per second. लिख लेते हैं इसको तो आसानी रहेगी कैलकुलेशन सॉल्यूशन करने में। मास दिया हुआ है 16 kg, वेलोसिटी दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। compresses an ideal spring compresses an ideal spring and comes into rest. Compresses an ideal spring and comes into rest. If the force constant of spring, if the force constant of spring be 100 Newton, spring be 100 Newton per meter. K is equals to 100 Newton per meter. Then how much is the spring compressed? Then how much is the spring compressed? Means x की वैल्यू पूछा हुआ है। देखो क्वेश्चन पहले समझो, क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन है कि यहां से कोई ग्राउंड है ना, और यहाँ पे कोई स्प्रिंग लगी हुई है ना, यहाँ पे कोई स्प्रिंग लगी, फ्रिक्शनलेस है, और कह रहा है कि ये कोई ब्लॉक है, इसका मास गिवन है, ये जा रहा है कुछ स्पीड से, इसको कंप्रेस करता है, स्प्रिंग को कंप्रेस, ठीक है। और ये कंप्रेस कर रहा है, तो कैसे कंप्रेस कर रहा है कि ये कंप्रेस करते करते ये ब्लॉक जो होता है रुक जाता है, यानी इसके पास होगी काइनेटिक एनर्जी। अब जब ये रुक जाएगा तो ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी, है ना। तो ब्लॉक की जो एनर्जी थी वो कहाँ गई, वो गई आपका स्प्रिंग को ठीक है ना, स्प्रिंग को कंप्रेस करने में ये आपकी काइनेटिक एनर्जी चली गई। समझ भाई बात। स्प्रिंग को कंप्रेस करने में इसकी काइनेटिक एनर्जी चली, मतलब सिंपल है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग। इस स्प्रिंग में कितनी पोटेंशियल एनर्जी चली, देखो काइनेटिक एनर्जी से कितनी हो जाएगी, मास दिया हुआ है हाफ से हाफ कैंसिल, नोट डाउन, मास इज 16 multiplied by velocity is 5 square is equals to spring constant is 100 into x square. X that we have to calculate is x square will be equal to 16 multiplied by 5 multiplied by 5 upon 100. And it will be 4. And x is equals to plus minus 2 meter. मतलब कंप्रेशन या एलोंगेशन, ऐसे यहाँ पे कंप्रेशन दिया हुआ है, इसलिए बेसिकली हमारा आंसर जो होगा x इक्वल टू 2 मीटर कंप्रेशन होगा ना, 2 मीटर कंप्रेशन। यस ठीक है, कुछ लोग कर लेते हैं, अच्छी बात है, इजी है क्वेश्चन, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है।
क्वेश्चन इजी है. Done. Okay. Write down one more question. Write down one more question. A block of mass 2 kg. A block of mass 2 kg initially at rest. Block of mass 2 kg initially at rest is dropped from a height of 1 meter. Is dropped from a height of 1 meter into a vertical spring into a vertical spring having force constant 490 Newton per meter. 490 Newton per meter. Calculate the maximum distance. Calculate the maximum distance through which the spring will be compressed. Through which the spring will be compressed. ठीक है. करो इसको. ये हो जाएगा आपका
1 मीटर है, यहाँ से 1 मीटर ड्रॉप की गई, ठीक है। और फिर इसमें क्या बोला गया, ये 1 मीटर है पूरा, हाँ। हाँ, यहाँ से यहाँ तक x मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ से कंप्रेस हुई, ठीक है। क्या ऐसे कर सकते हैं, कितना कंप्रेस हुई ये वाला x, ये वो कैलकुलेट करना है। कंप्रेशन कितना हुआ मान लेते हैं। पहले पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी इसकी, पहले पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, mgh ये कन्वर्ट हो जाएगा इसमें, पोटेंशियल एनर्जी बाद में कितनी बची, mg h माइनस एक्स एम प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है। जितनी एनर्जी में लॉस होगा, ऐसे कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, पोटेंशियल एनर्जी में जितना लॉस होगा, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, पहले इसके पास कितनी एनर्जी थी, mgh, है ना। बाद में इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी बची, यानी जितना पोटेंशियल एनर्जी में लॉस होगा, इसको x मानते हैं, mgx और प्लस इसके पास कितना हुआ है स्प्रिंग के अंदर पोटेंशियल एनर्जी, नोट करो, सॉल्व करो। यानी टोटल एनर्जी जो थी वो कंप्रेस हो गई, तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी बची, ब्लॉक की भी पोटेंशियल एनर्जी बचेगी, और कितना कंप्रेस करेगी, जो कंप्रेशन की वजह से जो स्प्रिंग के अंदर पोटेंशियल एनर्जी जाएगी वो, यहाँ पे m कितना दिया मैंने, 2 into 9.8 into h is 1, 2 into 9.8 into x that we have to calculate, plus 1 by 2 into 490 into x square, 19.6 is equals to 19.6x plus इसको 4 कितना हो जाएगा मतलब, यहाँ पे 245 245 इंटू एक्स स्क्वायर, 19 से डिवाइड कर दोगे तो 1 इक्वल टू एक्स, फिर प्लस, ये कितना हो जाएगा 19, देखो तो कितना हो रहा है, अगर यहाँ भी डिवाइड कर सकते तो दिक्कत वाली बात नहीं थी। इजी हो जाता है यहाँ से, अगर 4.9 से डिवाइड करते हैं यहाँ पे 4.9, 4.9 एंड 4.9 से कट जाता, कैंसिल होता, 4.9 टू टाइम्स आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 2 टू 4 हो जाएगा, 4 इक्वल टू 4x प्लस, इससे इससे करेंगे 4.9, यानी ये 100 बचेगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 50 हो जाएगा, 50x स्क्वायर, चाहो तो 2 से भी डिवाइड कर दो, 2 इंटू 2x प्लस
25x square 25x square plus 2x minus 2 equal to 0. अब x equal to plus minus 2 plus minus under root 4 minus 200 और अपॉन में 2 into 25 देख लेते हैं और 2b square minus 4ac ठीक है ना यहाँ पे -2 प्लस माइनस अंडर रूट 204 अपॉन 50 ये थोड़ा जो आंसर आएगा 204 0.28 आ रहा है ठीक अप्रॉक्स ठीक कहते हैं अंडर रूट 200 कितना हो जाएगा 196 14 के आसपास आएगा 14 प्लस 14 समथिंग 14.2 14.2 आएगा ठीक 14.2 और माइनस कर देंगे तो 12.2 12.2 अपॉन 50 ठीक है अप्रोक्सीमेटली ठीक आंसर 0.28 डन ओके ओके write down one more question write down one more question find the spring constant find the spring constant when there is an elongation when there is an elongation in the spring is 4 centimeter on the application of on the application of on the application of a force of 200 Newton 200 Newton.
Tell me the answer. What should be the answer? What is your answer? Hmm. Very simple. F is equals to Kx. K will be equal to F by X. 200 upon 4 into 10 to the power minus 2 मीटर. ओके, ये ऊपर चला जाएगा अपॉन 4. न्यूटन पर मीटर. आया आंसर किसी का कि नहीं? हाँ, ये दिव्यांश ये क्या होगा? अरे सर वो पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला लगा दिया। अरे पोटेंशियल वैल्यू फॉर्मूला थोड़ी ना, इसमें आपको सिंपल आपको वो लगाना है, ये फॉर्मूला F इक्वल टू के एक्स वाला के निकालना है. सिंपल आप कैलकुलेट कर लोगे. हाँ, फिर 5000 न्यूटन पर मीटर. ओके ओके ओके, आई थिंक इट इज क्लियर. ओके नाउ राइट योर अटेंडेंस. Write your attendance and leave it off. Thank you. Do fast.